बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 18। लाइतस एक थके हारे हुए अजनबी मुसाफिर की सूरत पारस की एक सराय में दाखिल हुआ। यह ईरान का एक अहम शहर था। किसी ज़माने में इस शहर के चर्चे 3 बरआज़मों तक फैले हुए थे, क्योंकि लाइतस के दौर से सदियों पहले ये शहर ईरान के अजीम हखामंशी बादशाहों साइरस और दारियोश आज़म का दारुल सल्तनत रहा था। लाइतस के ज़माने तक पारस अभी एक खूबसूरत और आबाद शहर था। पारस ईरान के सूबा फारस का एक शहर जिसका मौजूदा नाम इस्तखर है और जिसके 5 किलोमीटर के फासले पर तख्ते जमशेद समेत दीगर हखामंशी खंडरात मौजूद हैं। बहावाला तारीख़ ईरान। सराय में लाइतस को एक मुनासिब कमरा मिल गया। ज़ाहिरी हुलिये से वो एक आम सौदागर दिखाई देता था। वो यहाँ मुकद्दस मनके की तलाश में आया था। जब से वो मुसलमान हुआ तो वो कभी कभी सोचता था कि एक मनके की तलाश फिल हकीकत एक अहमकाना अमल और वक्त का ज़िया है, लेकिन उसे ज़बान का पास था। उसने करख्ताइयों के बूढ़े लामा को वचन दिया था कि वो उनके साथ धोखा नहीं करेगा। यही वजह थी कि वो रेत के सहरा में गोया एक गुमशुदा सिक्का ढूंढने निकल आया था। 1100 साल पहले जो छोटा सा मनका एक बुज़दिल भिक्षु ने कहीं छुपाया, अब भला लाइतस को मिलना कैसे मुमकिन था। इसी तरह के ख्यालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसे मालूम था कि यह आसान काम नहीं। पहले रोज तो वो सराय के कमरे से भी ना निकला और दिन भर अपने सफर की थकावट दूर करता रहा। अब उसका हुलिया एक नौजवान मुसलमान ईरानी जैसा था। दिन भर वो अपने कमरे में लेटा तरह तरह के मंसूबे सोचता रहा और रात को सोने से पहले यही तय करके सोया कि वो कल सुबह अपने मुबहम और मजहूल से मकसद की तलाश में निकलेगा। अगले रोज वो सराय से बाहर आया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। पारस के बारे में अब तक उसने जितनी मालूमात जमा की थी, उनको जहन में दोहराते हुए उसने यही फैसला किया वो सबसे पहले हखामंशी बादशाहों के खंडरात की जानिब ही जाएगा। ये असल शहर से काफी फासले पर थे। वो पैदल ही खंडरात की जानिब चल दिया। लाइतस शहर से बाहर निकला तो उसे दूर से ही तख्ते जमशेद के खंडरात दिखाई देने लगे। जमीन से 40 फुट बुलंद एक तवीलो आरीज मसनूई चबूतरा देखते ही लाइतस की आंखों में हैरत की झलक नजर आई। जूं जूं वो शहर से दूर होता चला जा रहा था, पारस के सरसब्ज मज़ाफ़ात धीरे धीरे खुश्क होते चले जा रहे थे। यूं लगता था जैसे अहलियाने शहर ने हखामंशी खंडरात की इबरत से खौफजदा होकर खंडरात के मज़ाफ़ात में खेती बाड़ी करना भी मुनासिब ना समझा था। दूर दूर तक बंजर जमीन फैली हुई थी। हखामंशी अहद के खंडरात शहर से निकलते ही लाइतस को इतने डरावने दिखाई देने लगे कि वो दिल ही दिल में उन बादशाहों के अंजाम पर अफसोस करने लगा जिन्होंने कभी इन महल्लात को अपना मस्कन बनाया था। ये महल्लात तो न थे, गोया पूरा एक शहर था। तख्ते जमशेद के पहलू में दूर दूर तक पुराने शहर के खंडरात शहर खामोशा की दास्तान हसरत सुना रहे थे। हखामंशी बादशाहों की शान व शौकत और तुम तराक का अंदाजा लगाने के लिए ये खंडरात ही काफी थे। लाइतस मुतहय्यर निगाहों से इस शहर खामोशा को देखता कदम ब कदम खंडरात की जानिब बढ़ रहा था, यहाँ तक कि खेतों का सिलसिला खत्म हुआ और बयाबानियां शुरू हो गई। अब उसके चारों तरफ बयाबानियां थी, वैरानियां ही वैरानियां थी। उसे दूर से ही उन खराबों में दिन दिहाड़े बोलते उल्लुओं की सदा सुनाई देने लगी, लेकिन वो चलता रहा। हर तरफ बिखरे हुए इमारती पत्थर, टूटे हुए सतून और गिरती हुई दीवारें थी। फिजा में खामोशी इस कदर थी कि लाइतस को हू की खामोश आवाज सुनाई देने लगी, गोया हू का आलम था। लाइतस का दिल उदास हो गया। वो चश्मे तसव्वुर में खंडरात के इस शहर को आबाद देखने लगा। उसे तख्ते जमशेद के देव कामल सफेद पत्थर चमकते हुए दिखाई देने लगे। मुनक्कश दरो दीवार, उम्दा चौबी दरवाजे, उनके पहलुओं में खड़े बावर्दी दरबान, शाही सवारियां, रंग बरंगे लिबासों में चलते फिरते शहरी, बालकोनियों में खड़ी हखामंशी शहजादियां और भारी सामान खींचने वाले गुलाम चश्मे तसव्वुर में दिखाई देने लगे। उसने दिल में सोचा, कभी ये शहर कितना आबाद हुआ होगा, लेकिन आज यहाँ उल्लुओं ने डेरे जमा रखे हैं। उसने सोचा, तेरे ऊंचे ऊंचे जो कोट थे वो हैं अब जमी से मिले हुए। वहाँ उल्लू आके हैं बोलते जहाँ बाज पर ना हिला सके। लाइतस का दिल डूबने लगा। वो सोच रहा था कि वैरानियों के इस मरकदे हसरत नाक में वो कौन कौन सी जगह देखेगा। उसे यकीन था कि उसका मतलूबा मनका खंडरात के इसी समंदर में कहीं मनो मट्टी तले दबा है, लेकिन खंडरात के इस खौफनाक शहर को देखकर उसे बेहद मायूसी हुई। आखिर वो अपनी तलाश कहाँ से शुरू करे। बिल आखिर वो बेइरादा ही तख्ते जमशेद की जानिब बढ़ने लगा।
ये तख्त सफेद पत्थरों से बना इतना बड़ा चबूतरा था कि यूं लगता था जैसे ब्रह्मा देवता ने अपने बैठने के लिए बनवाया हो। लाइतस तख्त जमशेद के पहले जीने पर आ पहुंचा। ये जीने इतने चौड़े और बड़े थे कि 10 घुड़सवार एक कतार में बड़ी आसानी के साथ ये जीने चढ़ सकते थे। लाइतस हैरत में डूबा जीने चढ़ने लगा। वो तमाम जीने तय करके 40 फुट बुलंदी पर तख्त की मुसत्ता जमीन पर आया तो शुमाल से आती हुई तेज हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। उसका लिबास किसी देव हैकल परिंदे के परों की तरह फड़फड़ाने लगा। इतनी बुलंदी पर खड़े होकर उसने अपने चारों तरफ निगाह डाली और दिल ही दिल में सहम गया। इस कदर होलनाक बर्बादियों, वीरानियों और सुनसानियों के दरमियान वो तन्हे तन्हा तख्त जमशेद की सतह पर खड़ा तेज हवा में फड़फड़ा रहा था। उसके सामने तहद्दे निगाह उल्टी हुई बस्तियां, जमीन पर लेटे सतून, धंसे हुए मकान और हसरतों पर रोते हुए महल्लात पड़े थे। लाइतस को अपने दिल में गहरा दुख महसूस होने लगा। कल यहाँ शायद हर शाही सवारी के आने जाने पर भोंपो बजते हों, तबल पीटे जाते हों, लेकिन आज तो ये शहर इबरतों की एक वहशतनाक दास्तान बनकर लाइतस के कदमों तले बिखरा हुआ था। तख्त जमशेद की हमवार सतह तेज बारिशों और हवाओं की वजह से साफ पड़ी थी। लाइतस धीरे धीरे एक टूटे हुए महल की तरफ बढ़ने लगा। ये अपने जमाने का कसरे ताचारा था। दारियोश आजम ने अपने हाथों से बनवाया था, लेकिन अब ये महल सिर्फ अबाबीलों, जंगली कबूतरों, चमगादड़ों का घर था। महल की छत जगह जगह से टूटकर गिर चुकी थी। कोई दरवाजा, कोई ताक, कोई कबाड़ अपनी जगह मौजूद नहीं था। शायद सब कुछ लोग उठा कर ले गए थे। टूटी हुई छतों का मलबा, कमरों के वस्त में ढेर की सूरत जमा कब्रों की मानी दिखाई दे रहा था। महल के बड़े बड़े सतून कुछ इस्तादा थे, कुछ गिरने वाले थे और कुछ ना जाने कब से लेटे करवट बदलने के मुंतजिर थे। लाइतस चलता चलता महल के वीरान ज़दा दरवाजे से खंडर में दाखिल हुआ। उसी लम्हे किसी तरफ से अचानक बड़ी बड़ी चमगादड़ों का एक गोल उड़ा और लाइतस के सर के ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ निकलता चला गया। उल्लुओं की आवाजें चमगादड़ों की फड़फड़ाहट की वजह से यकायक शुरू हो गई। ये बड़ा अजीब माहौल था। इस कदर शिद्दत की सुनसानी लाइतस ने कभी ख्वाब में भी ना सोची थी। वो जमीन पर गिरे टूटे हुए सतूनों को अबूर करता हुआ अंदरूनी महल में दाखिल होने लगा। अब उसके सामने कसरे ताचारा की असल इमारत का सदर दरवाजा था। दरवाजे के दोनों जानिब बड़े बड़े नीम दायरवी पत्थरों में बने गढ़ों के निशान देखकर लाइतस समझ गया कि यहाँ महल के बावर्दी दरबान खड़े होते होंगे। दीवारें बोसीदगी की वजह से तकरीबन स्याह हो चुकी थी। इन महल्लात को सिकंदर आजम ने एक औरत के कहने पर जलाकर राख कर दिया था। लाइतस महल में दाखिल हुआ तो उसे महल का सदर दरवाजा भी एक बड़े हाल से कम नजर न आया, जो 4 भारी भरकम सतूनों पर कायम था। गिरी हुई दीवारों के पार से ही लाइतस को महल के वो पाए बाग दिखाई दिए जिनमें अब सतूनों से भी बुलंद दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थी। तेज हवा उन झाड़ियों को यूं सनसना रही थी जैसे हजारों शीशनाग मिलकर फनकार रहे हों। लाइतस को यूं लगा जैसे इन झाड़ियों से अभी कोई हकामंची शहजादी अपने इबरतनाक अंजाम पर रोती हुई निकल आएगी। वो महल की 20 फुट चौड़ी राहदारी पर चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। यहाँ की छत कदरे सलामत थी, चुनाचे दिन के उजाले में भी लाइतस को यह हिस्सा किसी कदर तारीख दिखाई दिया। इस नीम तारीख माहौल में लाइतस को राहदारी के इख्तिताम पर 2 संगी मुजस्मे उसे जानिब घूरते नजर आए जिस तरफ से लाइतस आ रहा था। इंसानी कद के बराबर ये मुजस्मे गालबन राहदारी में आराइश के लिए बनवाए गए थे। दोनों मुजस्मों के हाथों में भाले और बर्छे थे और यूं लगता था जैसे वो पास से गुजरने वाले शख्स की गर्दन एक ही वार से काट देंगे। मुजस्मों की आंखें मरूरे जमाना की वजह से बेनूर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लाइतस को ऐसा लगा जैसे मुजस्मे उसे देखकर एक दूसरे को खुफिया इशारे करने लगे हों। वो अपनी सोच पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। कसरे ताचारा उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ा था। लाइतस न जाने कितने घंटे उस वीरान और सुनसान महल की एक एक जगह देखता रहा, लेकिन महल था कि खत्म होने पर ही ना आता था। महल की हर दीवार पर दारियोश आजम और उसके जाननशीनों की तस्वीरें कंधा थी। कहीं कहीं कतार बंद सवार हाथों में भाले उठाए और कहीं कहीं दौड़ते हुए रथ बनाए गए थे। हर सतून के इख्तितामी सिरे पर अजीबो गरीब जानवरों के मुजस्मे खोदे गए थे जो गालबन हका मंचियों के बाद जरतश्तियों के देवता रहे। बिलाखिर लाइतस एक अजीब मकाम पर आ पहुंचा। ये एक बहुत ही बड़ा और गोल हाल कमरा था जो किसी स्टेडियम की शक्ल में तामीर किया गया था। चारों तरफ घूमते हुए जीने थे जो दर्जा बदर्जा नीचे से नीचे हाल की तह में उतर रहे थे। जिस जगह लाइतस खड़ा था वहां से हाल का फर्श कई जीने नीचे था। लाइतस को यह हाल किसी बहुत ही बड़े कुएं से मुशाबे लगा। लाइतस ने सर उठाकर ऊपर देखा तो हाल की आधी से ज्यादा छत गायब थी, जिसने नीचे गिरते हुए हाल की सीढ़ियों और फिर फर्श को बुरी तरह उखेड़ दिया था। लाइतस बुलंदी से खड़ा हाल के फर्श में जगह जगह उगी घास फूस और झाड़ियों पर गौर करने लगा जो टूटे हुए फर्श की दरारों से बाहर निकल आई थी।
लाइतस बुलंदी पर था। वहीं खड़े खड़े उसने सोचा कि जिस कदर ये गोल कमरा नीचे की तरफ गया है, इससे कहीं ज्यादा तख्ते जमशेद आम जमीन से बुलंद है। यही सोचकर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हो सकता है तख्ते जमशेद के नीचे एक अलग जहान आबाद हो, क्योंकि जो लोग 40 फुट बुलंद, 1500 फुट लंबा और 1000 फुट चौड़ा चबूतरा तामीर करवा रहे थे, वो उसे अंदर से खोखला कैसे रहने देते। तख्ते जमशेद बहुत कदीमी था, इतना कदीमी कि साइरस और दारियोश से भी पुराना। दारियोश ने तो इस अजीब व गरीब बुलंद नशिस्त पर महज महल तामीर करवाए थे, जबकि ये तख्त तो रिवायात के मुताबिक जमशेद का था। जमशेद तहमूरस के बाद तख्त नशीन हुआ। तहमूरस और जमशेद के ज़माने की दास्तानें देवमालाई और असातीरी रंग में रंगी हुई थी। जमशेद को उस ज़माने के लोग अपनी दास्तानों में एक अजीम बादशाह बताते और कहते कि उनका असल नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम था। लाइतस न जाने किन ख्यालों में खो गया। उसे एक बूढ़े हमसफर ने ईरान के कदीम बादशाह जमशेद के बारे में बहुत कुछ बताया था। लाइतस ने सोचा कि अगर इस अजीम चबूतरे के नीचे भी तहखाने और महल्लात हों तो कुछ बाइद नहीं। वो दिल ही दिल में दहल गया और सोचने लगा कि वो कयामत तक भी सर मारता रहे, इस शहर खंडरात में से वो छोटा सा मनका नहीं ढूंढ सकता। मनका पहचानने की लाइतस के पास एक मजबूत निशानी थी। दरअसल गौतम बुद्ध की जमाना शहजादगी की माला के हर मनके पर शाका देवता की छवि खुदी हुई थी। तमाम मनके उम्दा जमरुद के बने हुए थे, लेकिन फिर भी लाइतस के लिए इस जगह वो मनका तलाश करना कतन मुमकिन नहीं था। लाइतस मायूस हो गया। वो उस गहरे हाल से हट आया। अब उसका रुख शाही ख्वाबगाह की तरफ था, जिसकी छत जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर सलामत थी। लाइतस उस बड़े हिस्से में आया जहां बीच में एक चौड़ी राहदारी थी और दाएं बाएं दूर तक हका मंचियों की शाही ख्वाबगाहें थी। उस राहदारी का माहौल बड़ा पुरअसरार था। नीम तारीक राहदारी में फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था और जली हुई दीवारों के साथ टेक लगाए मुतादिद जले हुए मुजस्मे अपने स्याह चेहरों से हर दाखिल होने वाले को डरा रहे थे। जरा आगे चलकर कदरे कुशादा जगह थी जहां एक ऐसे घुड़सवार का मुजस्मा नस्ब था जिसका घोड़ा अलिफ हो चुका था और घुड़सवार उसकी गर्दन थामे गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था। सारा महल खुश्क पत्तों से यूं भरा पड़ा था कि लाइतस जहां पैर रखता उसके पैरों तले पत्ते कड़कड़ करने लगते। मान लाइतस को ऐसा महसूस हुआ जैसे महल में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। वो यकलक चौकन्ना हो गया। क्या उसे कोई आवाज आई थी? ये कोई साया था जो लाइतस को किसी शहजादे की ख्वाबगाह की अंदरूनी नीम तारीख दीवार पर एक लम्हे के लिए महसूस हुआ। लाइतस ने अपनी शमशीर के दस्ते पर हाथ रख लिया। गालबन सिपहर ढल रही थी, लेकिन जिस जगह लाइतस खड़ा था ये जगह तारीख थी। अचानक उसके जहन में एक वाहिमे ने जन्म लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उन ख्वाबगाहों से हकामंची शहजादे और शहजादियां अभी निकलकर बाहर राहदारी में आ जाएंगी। वो अपने ख्याल पर मुस्कुरा दिया। वो लाइतस था, खौफजदा होने वाला नहीं था, लेकिन वो बेहद परेशान था कि आखिर इस शहर खंडरात से उसकी मुराद क्यों कर पूरी होगी। यकायक गैलरी घूमते ही वो ये देखकर हैरान रह गया कि गैलरी की दोनों दीवारों पर ना तो कोई मुजस्मा था और ना ही कोई छवि। उखड़ी हुई दीवार और उधड़े हुए फर्श पर वो जब गैलरी के इख्तिताम पर पहुंचा तो उसे सामने की दीवार पर एक टूटे हुए दरवाजे के ऐन ऊपर हकामंची जबान में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये तहरीर पत्थर की सिल पर खोद कर लगाई गई थी। टूटा हुआ दरवाजा लाइतस को तारीक कमरे में दाखिल होने की दावत दे रहा था। लाइतस अपने मखसूस अंदाज में टहलता हुआ जो ही दरवाजे में दाखिल हुआ, उसे फिर किसी अनजाने से साए की हरकत महसूस हुई। अब उसके दिल में यकीन पैदा होने लगा था कि साए की हरकत उसका वाहिमा नहीं हो सकती। ये एक तकून कमरा था जिसकी छत सलामत थी और यही वजह थी कि यह निस्बतन बाकी कमरों से कदरे ज्यादा तारीक था। लेकिन अभी लाइतस को तमाम दीवारें साफ दिखाई दे रही थी। एक दीवार पर एक अजीबो गरीब कद आदम इंसानी मूर्ति कंधा थी। मूर्ति की पेशानी पर गुस्सा और आंखों में पुरअसरारियत झलकती थी। मूर्ति ने लाइतस की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। लाइतस उस कदीमी मूर्ति को देखकर हैरान इसलिए हो रहा था कि उसे यह मूर्ति गैर कुदरती दिखाई दी थी। यह किसी दराज कद मर्द की छवि थी जिसकी पिंडलियां नंगी थी और ऊपरी बदन पर आतिश परस्तों के मजहबी पेशवाओं जैसा लिबास था। मूर्ति की दोनों आंखें लाइतस को बुरी तरह अपनी जानिब घूरती हुई महसूस हुई। एक अजीब बात यह भी थी कि उस टूटे हुए महल की हर मूर्ति और हर मुजस्मा जल चुका था, लेकिन उस मूर्ति का चेहरा और जिस्म मुकम्मल तौर पर सलामत था। लाइतस मारे हैरत के अभी उस मूर्ति की आंखों में आंखें डाले उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसे उस पुरअसरार मूर्ति की आंखों का रंग बदलता हुआ महसूस होने लगा। लाइतस के माथे पर बल पड़ गए। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन यह उसका वाहिमा था या हकीकत? बहरहाल जो कुछ हो रहा था लाइतस को साफ दिखाई दे रहा था।
आहिस्ता आहिस्ता मूर्ति की बेनूर आंखों में जैसे नूर पैदा होने लगा। उनकी रंगत बदलते बदलते नीली हो गई। लाइतस की मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की तेज लहर सनसना उठी। उसने दीवार में कंधा मूर्ति के पैर में हरकत देखी थी। मूर्ति ने सचमुच हरकत की थी। लाइतस के लिए यह बात नाकाबिले यकीन थी। वो नीम तारीख कमरे के उधड़े हुए फर्श पर खड़ा खुद को डांटने लगा। लाइतस, तुम डर रहे हो, अकल से काम लो, ये महज एक मूर्ति है। उसने एक बार फिर अपने होंठों पर जबरन मुस्कुराहट बखेरते हुए देखा, लेकिन अब की बार वो पहले से भी बढ़कर बुरी तरह खौफजदा हो गया था। अब मूर्ति के एक हाथ ने हरकत की थी। लाइतस ने यकायक चेहरा घुमा लिया। आज उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसके जहनी कवा कब से इतने कमजोर हो गए कि वो मुजस्मों को हरकत करते हुए देखने लगा। उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा हुआ था। वो चाहता था कि दोबारा मूर्ति की तरफ देखे, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा करते हुए वो हिचकिचाने लगा। और फिर अपने आप को सख्ती के साथ कोसते हुए लाइतस ने उसी जगह खड़े खड़े तीसरी बार सर घुमाकर मूर्ति की जानिब देखना चाहा। उसने धीरे धीरे मुंह घुमाया और जो ही उसकी निगाहें मूर्ति के चेहरे पर पड़ी, उस जैसे मजबूत मर्द की चीख निकलते निकलते रह गई। मूर्ति का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी बेनूरियत चूं की तूं कायम थी, लेकिन अब वो एक जीता जागता जिंदा चेहरा था। उसकी भवों का रंग, सर के बाल और मूंछों का रंग भूरा था, लेकिन उसकी नीली नीली आंखें दो जलती हुई सलाखों की तरह लाइतस के दिल में खुबने लगी। लाइतस ने दिल में फैसला किया कि वो जान दे देगा, लेकिन अब डरेगा नहीं। चुनाचे उसने मूर्ति की आंखों में अपनी आंखें पैवस्त कर दी और जहन ही जहन में मूर्ति को मुखातिब करके कहने लगा, तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम्हारी ताकत मेरी शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकती। मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। लेकिन सच तो यह था कि लाइतस के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे। अचानक उसे यूं लगा जैसे मूर्ति उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रही हो। वो अपनी तमाम हिम्मतें मुज्तमा करते हुए उस नफ्सियाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहा था कि एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से लाइतस की तमाम तर हिम्मतें यकलख्त खत्म होने लगी। उसके शाने पर किसी ने हाथ रख दिया था। उसके अकब से किसी ने उसके कंधे पर पूरी कुव्वत से यूं हाथ रख दिया कि लाइतस को उस आहनी पंजे की चुभन महसूस हुई। लेकिन लाइतस मामूली इंसान नहीं था। वो खतरात से खेलने के लिए पैदा हुआ था। बेशक अचानक शाने पर हाथ पड़ने से वो एक सानिये के लिए दहला, लेकिन अगले लम्हे वो अपनी एड़ी पर न सिर्फ तेजी के साथ घूमा, बल्कि अपने दाहिने हाथ से उस आहनी पंजे वाले शख्स की कलाई पर जोरदार जरब लगाई। ये एक खस्ता हाल शख्स था। लाइतस का हाथ उसकी कलाई पर पड़ा तो उसका पंजा एक झटके के साथ लाइतस के कंधे से अलग हो गया। लाइतस को खस्ता हाल शख्स के चेहरे पर दर्द के आसार दिखाई दिए, जैसे उसे लाइतस की जरब सख्त लगी हो। वो एक दराज कद और मुतनासिबुल आज़ा उधेड़ उम्र शख्स था। लाइतस ने घुसीली आंखों से उसकी आंखों में देखा। अगले लम्हे लाइतस को अपने दिल में एक धचका लगा। खस्ता हाल शख्स की आंखों में वही चीज थी जो चंद लम्हे पहले लाइतस ने मूर्ति की आंखों में देखी थी। ये क्या थी? लाइतस फैसला ना कर सका। खस्ता हाल शख्स ने इंतहाई संजीदा लहजे में लाइतस से पूछा, नौजवान, कौन हो तुम कौन हो? लाइतस का लहजा दुरुस्त था। खस्ता हाल शख्स ने जवाब दिया, मैं इस खामोश शहर का रखवाला हूं। रखवाला? इस शहर का रखवाला? इस शहर को रखवाले की क्या जरूरत? लाइतस के लहजे में दुरुस्ती के साथ साथ हैरत भी थी। खस्ता हाल शख्स फिर बोला, जरूरत है ताकि कोई शख्स यहाँ के कीमती खजाने उठा कर ना ले जाए। अब लाइतस को उस शख्स की जहनी हालत पर शक होने लगा। लाइतस ने दिल में सोचा कि यह शायद कोई दीवाना है जो इन वीरानों में भटकता इसी तरह की बातें करता रहता है। मान लाइतस के आसाब ढीले पड़ गए और वो बेदिली से मुस्कुरा दिया। कमाल है, यहाँ खजाने पड़े हैं और लोगों को पता ही नहीं। अरे भाई साहब, मैं तुम्हारे खजाने उठाने नहीं आया। मैं तो एक सयाह हूं। मैं तो इन खंडरात की सैर करने आया हूं। मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तुमने खुद मुझे पुकारा तो मैं आया। याद करो, तुमने मुझे यह कहकर पुकारा नहीं था कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं और मैं मुसलमान हूं। तुम मुझे दीवाना समझ रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं यहाँ का रखवाला हूँ। मुझे अजीम दारा ने खुद यहाँ रईस महल मुकर्रर किया था। आज गुज़िश्ता 1500 साल से मैं इस जगह की हिफाजत कर रहा हूँ। तुम अपने दिल से ऐसा हर ख्याल निकाल दो कि तुम यहाँ से कुछ लेकर जाओगे। मेरे होते हुए ऐसा होना मुमकिन नहीं। लाइतस की हालत गैर थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर और हथेलियों पर ठंडा पसीना उमड़ आया। उसे यकीन हो गया कि वो एक बदरूह के सामने खड़ा है। खस्ता हाल शख्स गुसीली निगाहों से लाइतस को कुछ देर घूरता रहा और फिर यकलख्त अपनी जगह पर घूमकर दरवाजे से बाहर की तरफ चल दिया। लाइतस जामिद और साकित वहां खड़े का खड़ा रह गया।
کئی لمحے اسی طرح گزر گئے، پھر یکلخت لائتس جیسے اس حالت سے بیدار ہوا اور ہوش میں آ گیا۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور سوچنے لگا کہ چند لمحے پہلے وہ شاید خواب دیکھ رہا تھا۔ شاید کھنڈرات کی سویرانی، بربادی اور سنسانی کو دیکھ کر وہ نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ گیا تھا اور اس طرح کے سراب اسے دکھائی دینے لگے تھے، یا پھر وہ کوئی سچ مچ دیوانہ تھا، سچ مچ دیوانہ۔ لائتس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگا تاکہ اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ بدرو ہوگا تو اب اسے کہیں دکھائی نہ دے گا۔ وہ دیوانہ وار راہداری کے ادھڑے ہوئے فرش پر بکھرے ہوئے پتھروں کو پھلانگتا ہوا باہر کی طرف بھاگا، لیکن اسے وہ خستہ حال شخص کہیں دکھائی نہ دیا۔ تو گویا وہ سچ مچ بھوت تھا، لیکن لائتس ابھی بھی بھاگ رہا تھا۔ وہ خوابگاہوں کی راہداریوں کے احاطے سے نکل کر کھلی جگہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ واپسی کا یہی ایک راستہ تھا۔ وہ دوڑ کر ایک کھلی جگہ آیا جہاں جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر تیزی کے ساتھ نگاہ دوڑائی تاکہ اس شخص کو ڈھونڈ سکے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ لائتس کی ابھی بھی تسلی نہ ہوئی تھی، چنانچہ وہ محل کی عمارت سے باہر کی طرف دوڑا تاکہ اسے محل سے باہر دیکھ سکے۔ اور پھر جب وہ محل کی عمارت سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ وہ شخص کوئی بھوت نہیں تھا، وہ تو ایک خستہ حال دیوانہ تھا جو اب تخت جمشید پر چلتا ہوا زینوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لائتس نے اسے پیچھے سے آواز دی، اے بھائی صاحب۔ وہ شخص رک گیا اور پھر دھیرے دھیرے اس نے سر گھما کر پیچھے آتے ہوئے لائتس کی جانب دیکھا۔ اب چونکہ لائتس اسے بے خوف نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے اس کے حلیے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ بظاہر وہ ایک عام سا انسان تھا، لیکن لائتس کو اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی بات نظر آئی۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ لائتس چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ پہنچا۔ اب لائتس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسی سے سوال کیا، تم کہاں رہتے ہو؟ کیا سچ مچ تم نے جو کہا تم وہی ہو؟ لائتس کے ہونٹوں پر تمسخر انگیز مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ خستہ حال شخص کوئی دیوانہ ہے۔ البتہ اس کے دل میں ایک خلش تھی کہ یہ دیوانہ اس کے دل کی بات کیسے جان گیا۔ خستہ حال شخص نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں لائتس کو جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا کہ میں یہیں رہتا ہوں اور میں نے جو کچھ تم سے کہا وہ سب سچ ہے، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ لائتس یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ یہ شخص سچ مچ کوئی مافوق الفطرت ہستی تھا، کیونکہ لائتس نے اس کی آنکھوں میں بالکل وہی رنگت دیکھ لی تھی جو محل کے اندرونی کمرے میں اس نے دیوار پر سپت مورتی کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ بالکل وہی رنگت اور وہی انداز۔ خستہ حال شخص نے اتنا کہا اور لائتس کے سامنے خرامہ خرامہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ لائتس اپنی جگہ پر خاموش کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب لائتس سچ مچ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ان ویران کھنڈرات میں کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے جسے مافوق الفطرت کہا جا سکتا ہے۔ سپہر ڈھلنے لگی تھی، سورج مغرب میں جھک چکا تھا اور تخت جمشید کا سایہ جہنم کی کسی دیوار کی طرح زمین پر دور تک پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خستہ حال شخص آخری زینہ اترتے ہی تخت جمشید کے پہلو میں موجود ویران کھنڈرات کی جانب چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مختلف ستونوں اور دیواروں کی اوٹ میں اوجھل ہو چکا تھا۔ لائتس نے گھوم کر اپنے پیچھے شفق کی لالی میں نہاتے ہوئے قصر تاچارہ اور قصر اپادانہ کے کھنڈرات پر نظر ڈالی۔ یہ دونوں محلات تخت جمشید کی سطح پر تھے۔ قصر تاچارہ داریوش نے بنوایا تھا، قصر اپادانہ بھی داریوش نے شروع کروایا تھا، لیکن اس کی تکمیل خشیارشیا کے ہاتھوں ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد شام ہونے والی تھی، چنانچہ لائتس نے یہ سوچ کر واپسی کا فیصلہ کیا کہ پھر یہاں آئے گا اور اس مافوق الفطرت شخص سے درخواست کرے گا کہ یہ منکا ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ لائتس کو اپنا یہ خیال احمقانہ سا لگا، بھلا ایک دیوانہ اس کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ یہی ارادہ لے کر واپس سرائے لوٹ آیا۔ سرائے کے کمرے میں پہنچتے پہنچتے لائتس کو شام ہو گئی۔ اس نے کمرے کی عقبی کھڑکی کھول کر پارس شہر پر طائرانہ نظر ڈالی۔ یہ ایک خوبصورت اور خوشحال شہر تھا۔ شام کا اندھیرا چھاتے ہی بعض اونچی عمارتوں کے کلش جگمگا اٹھے، کہیں کہیں بالکونیوں میں مشعلیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ لائتس نے دل میں سوچا کہ سلجوقی مسلمانوں کے زیر نگیں زیادہ تر شہر خوشحال ہیں۔ ابھی رات کا اندھیرا پوری طرح نہ چھایا تھا، لیکن لوگوں نے اپنے دیے اور چراغ روشن کر لیے تھے۔ مہان لائتس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہونے لگا۔ سرائے کی کھڑکی سے اسے نیچے بازار میں گدھوں اور بیل گاڑیوں پر مختلف لوگ آتے جاتے دکھائی دیے۔ بازار کی دکانیں ابھی تک کھلی تھی اور پیدل چلنے والوں کی تعداد بھی کم نہ تھی، گویا پارس ایک مکمل طور پر پرامن شہر تھا۔ پارس آنے سے پہلے لائتس نے جو معلومات اکٹھی کی تھی ان کی روز سے اسے معلوم ہوا تھا کہ اس شہر کی اکثریت مسلمان باشندوں پر مشتمل ہے، جبکہ قدیم آتش پرستوں کے بہت سے خاندان بھی ابھی تک شہر کے مضافات میں آباد ہیں۔ ان قدیم آتش پرستوں کو مسلمان سلطانوں کے عہد میں پارسی کہہ کر پکارا جانے لگا تھا، چنانچہ اب ان لوگوں کا مذہب پارسی تھا، گویا قدیم پارس کا مذہب۔ یہ جدید شہر مسلمانوں نے آباد کیا تھا اور اب اسے پارس کی بجائے عام مسلمان استخر کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب تھا تالاب۔ دراصل اس جگہ جہاں اب شہر آباد تھا، قدیم زمانے میں ہخامنشی شہزادیوں اور شہزادوں کی سیرگاہ تھی۔
جس میں خوشنما درخت، خوشنما پھول، دو رویا گزرگاہیں جن کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھنے کے لیے سنگی نشستیں اور ایک بہت ہی بڑا شفاف تالاب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس شہر کا نام پارس کی بجائے استخر پڑ گیا تھا۔ لائتس نے یہاں آنے سے پہلے اس علاقے کے بارے میں بے بہا معلومات اکٹھی کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور شہر پارسا گرد کے نام سے مشہور ہے جو دارا کے پیشرو سائرس نے آباد کیا تھا۔ پارسا گرد کے کھنڈرات پارس کی نسبت بہتر حالت میں تھے، لیکن چونکہ عمر خیام کے بتائے ہوئے سورج گرہن کا مقام پارس تھا، چنانچہ لائتس پارس ہی آیا۔ اسے معلوم تھا کہ پارسا گرد میں سائرس کا عظیم مقبرہ آج بھی قائم ہے۔ لائتس کھڑکی میں کھڑا تاریک ہوتے ہوئے بازار میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب دکانیں بند ہونے لگی تھی۔ اسی اثنا میں لائتس حیرت سے اچھل پڑا۔ اسے بازار میں وہی خستہ حال دیوانہ سچ مچ دیوانوں کی طرح چلتا ہوا دکھائی دیا، اور لائتس کو لمحہ واحد میں یہ یقین ہو گیا کہ یہ سچ مچ دیوانہ ہی ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی حتمی تشفی کے لیے مزید تفتیش ضروری سمجھی اور تیزی کے ساتھ سرائے کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ نیچے بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دیوانہ شخص ایک بند دکان کے سامنے اپنا بوریا لگائے بیٹھا تھا۔ لائتس کو اپنی آج کی بزدلی پر شرم محسوس ہونے لگی۔ وہ کھنڈرات میں سچ مچ اس دیوانے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب بھرے پرے شہر میں اسے یوں بیٹھا دیکھ کر لائتس کی تسلی ہو گئی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے نزدیک چلا گیا اور اس کے پاس بوریے پر بیٹھ گیا۔ آتے جاتے لوگوں نے لائتس کو عجیب نظروں سے دیکھا، کچھ ہنس کر گزر گئے، کچھ کے چہرے پر حیرت تھی۔ لائتس سمجھ گیا کہ اہلیان شہر اس شخص سے واقف ہیں اور اسے دیوانہ ہی سمجھتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک چھوٹا سا بچہ بازار میں ان کے سامنے سے گزرا تو شرارت بھرے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ خستہ حال شخص کو مخاطب کر کے بچوں کے سے انداز میں اسے چھیڑنے لگا۔ بچہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، دارا مر گیا، دارا مر گیا، دارا مر گیا۔ خستہ حال شخص نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا، لیکن پتھر بچے کو کہاں لگتا تھا۔ شرارتی بچہ تو تیزی سے دوڑ کر دور چلا گیا تھا اور دور جاتے ہوئے بھی وہ ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، دارا مر گیا، دارا مر گیا، دارا مر گیا۔ خستہ حال شخص نے بے تاثر نگاہوں سے لائتس کی جانب دیکھا۔ لائتس نے غور کیا تو اب اسے اس کی آنکھوں میں مورتی کی آنکھوں جیسی پراسراریت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ تب لائتس کو پوری طرح یقین آ گیا کہ کھنڈرات کے ماحول نے اسے واہمے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں خستہ حال شخص نے کہا، یہ لوگ بھی مجھے تمہاری طرح دیوانہ سمجھتے ہیں، کبھی دارا مر گیا کہہ کر تنگ کرتے ہیں اور کبھی پارسی پارسی کہہ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں میں پارسی ہوں، میں اکیلا پارسی نہیں ہوں، اس شہر اور اس کے مضافات میں اور بھی بہت سے پارسی نسل در نسل آباد ہیں۔ لائتس چونک کر خستہ حال شخص کی باتیں سننے لگا۔ وہ بالکل دیوانوں جیسی باتیں نہ کر رہا تھا، وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ وہ بولتا رہا اور لائتس سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ عمر 700 سال کی عمر پا کر فوت ہوا تو سیامک کا بیٹا ہوشنگ اپنی قوم کا حکمران بنا۔ یہ وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے درخت کاٹ کر مکان بنوائے اور لوگ پہاڑوں کی غاروں کی بجائے مکانوں میں رہنے لگے۔ اس نے کانوں سے چاندی اور سونا نکلوایا، آب پاشی کے لیے نہریں بنوائی، جانور پالنے کا آغاز کیا، کتوں کو سدھایا جن سے جانوروں کے شکار کا کام لیا گیا۔ شکار ہونے والے جانوروں کی کھالیں تن ڈھانپنے کے کام آئی۔ بھیڑ بکریوں گایوں کا گوشت انسانی خوراک کے طور پر استعمال ہوا۔ یہ پیش دادی عہد کہلاتا ہے۔ ہوشنگ کے عہد میں پہلی مرتبہ آگ دریافت ہوئی۔ آگ کی دریافت پر جشن عظیم منایا گیا جسے ہم جشن سوہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہوشنگ نے 300 سال حکومت کی۔ اس کے بعد تیمورس بادشاہ بنا۔ تیمورس نے پہلا شاہی تخت بنوایا۔ اس نے دیووں پر حملہ کر کے انہیں قید کیا، اس لیے بادشاہ دیو بند کے لقب سے مشہور ہوا۔ دیووں کو اس نے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ اسے لکھنے پڑھنے کا فن سکھائیں۔ تیمورس کے بعد جمشید تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے پیشروؤں کی طرح نام پیدا کیا۔ جمشید نے پہاڑ کے ٹکڑے کٹوا کر چونا بنوایا اور چونے سے رفیع الشان عمارتیں تعمیر کی۔ جمشید نے اپنی عمارت میں دیووں سے کام لیا کیونکہ یہ کام انسانوں کے بس کا نہ تھا۔ بعض لوگ جمشید کو سلیمان کا نام بھی دیتے ہیں۔ جمشید نے تخت جمشید بنوایا۔ جمشید نے 700 سال تک حکومت کی۔ اس کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی بلکہ دیو، پریاں اور پرندے بھی اس کے مطیع و منقاد تھے۔ اس نے اسلحہ بھی بنوایا۔ اس نے گھوڑوں کو سدھایا۔ اس کے حکم سے پن چکیاں چلائی گئیں۔ اس نے مشق فامہ حاصل کیا، عنبر تیار کروایا، جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنوائی۔ اس نے کشتیاں بنوائی۔ اس نے سمندر سے مروارید نکلوایا، لکڑی اور ہاتھی دانت کے رتھ بنوائے۔ دیووں کی مدد سے ان رتھوں کو فضا میں اڑایا۔ اس کے رتھ میں پہلی مرتبہ کو دماوند سے بابل تک سفر ایک دن میں طے کیا۔ یہ پرواز آغاز بہار پر ماہ فروردین کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ اس موقع پر 9 روز کی شاندار تقریب منائی گئی۔ اس تقریب میں آلات مے کشی سے شراب کشید کر کے استعمال کی گئی، موسیقی کے سازوں سے کام لیا گیا۔ لائتس حیرت سے دیدے پھاڑے اس عقل مند دیوانے کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی داستان گو اس کے سامنے جمشید اور اس دور کے دوسرے ایرانی شہنشاہوں کا قصہ سنا رہا ہو۔
لائتس کو دیوانے کی کہانی بہت دلچسپ لگی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سرائے کی جانب دیکھا اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دیوانے کی نظریں خلا میں کسی غیر مرئی چیز کو گھور رہی تھی۔ وہ یوں بے خبر بیٹھا تھا جیسے اپنے آپ کے ساتھ بول رہا ہو، یا جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ اس کے نزدیک کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں۔ وہ اپنی رو میں بولتا چلا گیا۔